Hello everyone, welcome to the Exia IAS Academy। तो स्टेट पीसीएस का मेंस होने की वजह से आपका कुछ दिनों का पेंडिंग रह गया था। तो मुझे जितना तक याद है 9 अक्टूबर तक एनालिसिस हो गया है। 10th और 11 का मैं एक ही साथ इसमें आपका कर रहा हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको इस पर मेंशन किया गया है। तो इसके दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो पूछे जा सकते हैं आने वाले मेंस में, वो मैं एनालिसिस करूँगा। और इसी के साथ आपको किस तरीके से जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है उससे किस तरह से आप मैक्सिमम चीज़ों को समझ सकते हैं। इवन एक पर्टिकुलर आर्टिकल से आप डिफरेंट अदर क्वेश्चंस भी टेकल कर सकते हैं, किस तरीके से वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप स्पेशली अभी का जो समय है आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। पहला तो सिलेबस को ही समझाएंगे आपको 8-10 डेज। उसके बाद उसके ऊपर जो भी चीज़ें हमें पढ़नी है, जो भी आइडियाज़ है, उसको एनसीईआरटी के ज़रिए हम कवर करेंगे। प्लस जो भी आपका टर्मिनोलॉजीज दी गई है सिलेबस में, जो भी आइडियाज़ है, कॉन्सेप्ट्स है, उसको हम बारीकी से समझेंगे ताकि सिलेबस का कोई भी कोना ना छूटे और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। बिफोर एग्ज़ाम रेगुलर टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा प्री और मेंस के एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले से, ताकि आपको जो एग्ज़ाम का आपका एनवायरनमेंट है वो सिमुलेट हो सके। जो क्वेश्चंस है वो आप पहले ही टैकल कर सके कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, क्योंकि जो आइडियाज़ है वो तो एक ही तरह के पूछे जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हो, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हो, या फिर आपके विकसित भारत के ऊपर हो, या फिर पॉवर्टी हो, हंगर हो, मेल न्यूट्रिशन हो। तो उस हिसाब से हम थीमेटिक चीज़ों को देखते जाएंगे। एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा जो भी गाइडेंस है वो दी जाएंगी, जिसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का, इवन सिलेक्शन का। इसी के साथ 1-on-1 मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको भी कैटर किया जाएगा। प्लस रिमेडियल क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी दे दी जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी का भी फैसिलिटी है, और इन हाउस लाइब्रेरी में फैकल्टी का भी फैसिलिटी है जो आपको मदद करेंगे कि आपका ऑन द स्पॉट जो डाउट है वो सॉल्व हो जाए और आप कंटिन्यू 1 साल तक प्रिपेयर करें और फाइनली अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को दें। डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। आज का पहला आर्टिकल है रिगार्डिंग आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला। तो कौन है आयरन लेडी और क्यों न्यूज़ में है, वो चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हर साल जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया जाता है आपके इन मेडिसिन हो, या फिर आपके केमिस्ट्री में हो, तो उसी तरीके से, या फिर लिटरेचर में हो तो उसी तरीके से एक नोबेल प्राइज़ दिया जाता है आपके पीस के लिए। तो इसमें जो इस साल का नोबेल पीस प्राइज़ है वो वेनेजुएला के एक लेडी जिनका नाम है मारिया कोरिना मासादो। तो इनको जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो प्राप्त हुआ है, मारिया कोरिना मासादो। तो ध्यान रखिएगा ये जो नाम है पूछा जा सकता है। तो इस बार आपका जो एपीएससी का मेंस का पेपर है उसमें जीएस पेपर 3 में, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो उसमें माइक्रो आरएनए के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और माइक्रो आरएनए के ऊपर, इसके रिसर्च के ऊपर किनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है उनका नाम भी पूछा गया, और ये भी स्पेशली मेंशन कर दिया है जो आपका मार्किंग का ब्रेकअप है उसमें, कि आप अगर नाम मेंशन करते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा। और ओवरऑल जो रिसर्च है जिसके वजह से प्राइज़ मिला है उसके बारे में, उसका जो पूरा बेनिफिट है जो भी है वो लिखने के लिए एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। तो उसी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर इस तरीके की चीज़ें पूछी जाएंगी। प्लस प्रीलिम्स के लिए तो ज़रूरी हो जाता है। तो अभी जो सब्जेक्ट मैटर है जिसके वजह से मैरिया कोरिना जी को नोबेल पीस प्राइज़ मिला है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो मैरिया जी
वेनेजुएला से हैं। तो वेनेजुएला में आपका अगर हम देखें तो इसका जो हिस्ट्री है, तो डिक्टेटरशिप का एरा जो प्री 1990 से है हम देख सकते हैं। तो डिक्टेटरशिप क्या है, जिसमें आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो लीडर है, वो क्या करते हैं, आपके ऑटोक्रेटिक बन जाते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, लोगों का जो राइट्स है उसको वायलेट करते हैं। तो इसमें आप चाहे प्री 1990s में देखें या फिर 1998 के ऑनवर्ड्स जब लीडर का चेंजेस हुआ है, जैसे हुगो जब आपके पावर में आया, तो उसमें किस तरीके से आपका डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है उसका इरोजन हुआ है। जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन रहती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इलेक्शन का जो मैकेनिज्म होता है उसमें। फिर आपके मासादो का जब जब राइज हुआ अर्ली 2000 में, तो मासादो मतलब जिनको नोबेल प्राइज मिला है, मासादो, ओके, मेरिया कोरिना मासादो। तो मेरिया कोरिना मासादो जी का राइज कब हुआ था, 2000 में, अर्ली 2000 में। और अर्ली 2000 से मासादो जी ने वेनेजुएला में जो डिक्टेटोरियल टेंडेंसी है, जो ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी है, फिर जो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, इरोजन ऑफ इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज है, उसके अगेंस्ट इन्होंने जो अपनी पहल है वो आगे बढ़ाई। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, आपके कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का रोल भी प्ले किया था मादुरो एरा में। तो मादुरो फिर दूसरी लीडर है, दूसरे लीडर है आपके वेनेजुएला के। तो इनके समय भी क्या है, लोगों के ऊपर एट्रोसिटी ढाना, फिर आपका जो ऑफिशियल पावर है उसका गलत इस्तेमाल करना, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करना। तो अल्टीमेटली मतलब ये जो नोबेल प्राइज दिया गया है, जो डिक्टेटरशिप है, जो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, उसके अगेंस्ट इन्होंने काम किया है। मतलब डेमोक्रेसी को प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश करने में, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो खासा रोल है वो प्ले किया है। और इसी के वजह से क्या है, इनको इस बार का नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेशन इनका हुआ और फाइनली इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो अभी इसमें क्या है, आपको वेनेजुएला का कोई पर्टिकुलर एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओवरऑल आपको जब पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप, इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इनके ऊपर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जिस तरीके से क्या है एक फोर्स आता है, उसका एक काउंटर फोर्स भी हम देख सकते हैं। तो उस चीज़ों में हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी अगर हम मासादेव जी का बारे में इनका जो बैकग्राउंड है अगर देखें, तो इनका जन्म हुआ था आपका 1967 में। फिर इनका किस तरीके से राइज हुआ, उसके बाद इन्होंने आपका एनजीओ को लीड किया 2002 में। और ये जो एनजीओ है इसने किस पे फोकस किया, इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी में फोकस किया। जैसे हमारे देश में पीयूसीएल है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी है, देन आपका एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो उसके अंदर जो आपके लीडरशिप देते हैं, उन्होंने कुछ रिवोल्यूशनरी चेंज लाई है या फिर वैल्यूज़ को प्रिजर्व करने के लिए कोशिश की है। तो वैसे इंसान को क्या है, जो सोसाइटी में, जो सिस्टम में, जो ओवरऑल वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल देता है, एग्जाम्प्लीफाई करता है, तो वैसे लोगों को क्या है, अवार्ड से नवाजा जाता है। और इससे क्या होता है, जो उनका आइडिया है उसको ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो उसमें अभी ध्यान रखिएगा कि एक पर्टिकुलर अभी मासादो जी को रिकॉग्नाइज किया गया, इससे सिर्फ मासादो जी को ही रिकॉग्निशन नहीं मिला है। जो वैल्यूज़ है, जिन वैल्यूज़ का आपका यूनिवर्सलिटी होना चाहिए कि हर जगह में डेमोक्रेसी हो, हर जगह में फंडामेंटल राइट्स हो, हर लोगों को पीस मिले, आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट मिले, जो गवर्नमेंट है वो ऑटोक्रेटिक ना बने। क्योंकि एक लीडर या फिर कुछ चंद एरिस्टोक्रेट अगर ऑटोक्रेट बनते हैं तो उससे लाखों करोड़ों की आबादी जो है वो सफ़र करती है। तो क्यों सफ़र करना है, माइनॉरिटी दो चार लीडर के लिए इतने मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्यों सफ़र करे। तो जो वैल्यूज़ है, राइट्स हो, ड्यूटीज़ हो, आपके फंडामेंटल जो वैल्यूज़ है लाइक डेमोक्रेसी हो, फिर आपके फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, दीज शॉर्ट ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड यूनिवर्सली।
ताकि एक देश क्या हो, पीसफुली राइज कर सके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके। तो उस तरीके के जब भी आइडियाज़ एग्जाम में वो तो पूछे ही जाएंगे, थीम ही है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ओके, या फिर डेमोक्रेसी। तो उसमें जहाँ भी हम चीज़ों को फिट बैठा सकते हैं वहाँ पे हम इन चीज़ों का मेंशन कर सकते हैं। अभी सपोज कर लीजिए कि एग्ज़ाम में आप मैरिया मसादो जी का नाम भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको वेनेजुएला का ओवरऑल स्टोरी याद है, नाम याद रखना आपका अच्छी बात है। अगर भूल जाते हैं किसी कारण से, तो आप नोबेल पीस प्राइज किस बात के लिए मिला है, कि जो यूनिवर्सल वैल्यूज है उसको होल्ड करने के लिए मिला है, तो वो चीज़ हमें ग्रास्प करनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब पढ़ेंगे तो चीज़ों को किस तरीके से अपने अंदर आप समाएंगे, एब्जॉर्व करेंगे। तो इसीलिए क्या है, वेनेजुएला में डिक्टेटरशिप, अभी वेनेजुएला क्या है, एक आपका रिसोर्स रिच रीजन है, जो जिसमें मिनरल रिसोर्सेज काफ़ी पाई जाती है। उसके बाद भी क्या है, रिसोर्स का एक कर्ज देखा जाता है कि अभिशाप की तरह है, कि उसी रिसोर्स को लेके पॉलिटिक्स होना, उसी रिसोर्स को लेके डिक्टेटरशिप आना, कुछ चंद आपके कैपिटलिस्ट को ही मदद करना। तो उस तरीके के जो चीज़ है वो क्या करती है, देश के अंदर इक्वालिटी, जस्टिस, फेयरनेस, इक्विटेबल डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों का वायलेशन करती है। और उसी समय जब इस तरीके के जो आपके साहसी लीडर है, मासादो जी जैसे जो साहसी लीडर है, ये क्या करते हैं, जो नॉर्म्स है, जो आपके वैल्यूज़ है, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और ग्लोब में पूरा जो यूनिवर्स है उसमें बाकी लोगों को भी इंस्पायर करते हैं कि हमें जो गलत चीज़ है उसके खिलाफ जाना चाहिए, और जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ है उसको इस्टेब्लिश करने चाहिए। तो इसीलिए इनको क्या है, नोबेल से नवाजा गया है। ओके, आई होप चीज़ें आपको समझ में आई। तो ये 2 पेज में, एक तो मासादो जी के जो भी जन्म है, उनका जो एनजीओ का हिस्ट्री रहा है, ट्रांसपेरेंसी के लिए इन्होंने काम किया है, फिर इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर भी आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जो पावरफुल लीडर्स थे उन्होंने इनको किसी ना किसी तरह से डिस्क्वालीफाई करा दिया, या फिर इनके ऊपर ट्रीजन के चार्जेस लगा दिए। ओके, और इनको आपका जो पावर होल्ड करने के लिए जो आपका इलेक्शन में आना चाहिए या फिर इलेक्शन खेलना चाहिए, उससे इनको हटा दिया गया डिस्क्वालीफाई करके। तो कोई बात नहीं, इन्होंने कंटिन्यू रखा, और फाइनली इन्होंने रिकग्निशन हासिल की। तो अभी जब रिकग्निशन हासिल हुआ है, तो जो देश के अंदर गवर्नमेंट है वो अभी अलर्ट हो जाएगी। उनको क्या करना होगा, तब डेमोक्रेसी के लिए, राइट्स के लिए काम करने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। एक इंटरनेशनल प्रेशर उनके ऊपर बनेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें जो आपके की टर्म्स है उनको एक्सप्लेन किया गया है कि चाबोस्मो क्या है। तो इसमें जो आपके ह्यूगो जो लीडर थे, उनका जो आइडियोलॉजी था उसके ऊपर बेस्ड है। ओके, देन है ऑथोरिटेरियनिज्म। तो ऑथोरिटेरियनिज्म ऐसा एक सिस्टम है जिसमें क्या किया जाता है, कुछ इलीट लीडर्स जो है वही पूरा जो सिस्टम है उसको हाईजैक कर लेते हैं, जो लोगों का डिसेंट को नहीं मानते हैं, इलेक्शंस में मैनिपुलेट करते हैं, सिविल जो लिबर्टीज है उनको कर्टेल करते हैं। नेक्स्ट है नोबेल पीस प्राइज का अगर देखें तो एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, हाँ, कि ओके ठीक है, हाँ। नेक्स्ट ये नोबेल पीस प्राइज। तो नोबेल पीस प्राइज इसमें जिन भी व्यक्ति को मिला है तो किस चीज़ के लिए मिला है वो चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे मंडेला जी हैं, नेल्सन मंडेला, उनको क्यों मिला, अगेन जो वैल्यूज़ है, डेमोक्रेसी, राइट्स, एंटी इम्पेरियलिज्म, इन सभी चीज़ों के लिए मिला है। मलाला यूसुफजई को क्यों मिला है, इनकी जो आपकी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन की एजुकेशन के लिए, जब जो आवाज़ इन्होंने उठाई है, जिसने क्या किया है, पूरे ग्लोब को ही इंस्पायर किया है, उसके वजह से इनको नोबेल मिला है। इवन इन्होंने अपने सीने में बुलेट भी लिया है, उसके बाद ये सरवाइव की है, और आवाज़ इन्होंने अपनी जो है बुलंद रखी है। तो ऐसे जो पर्सनालिटी है इनका जिक्र आप ऐसे में हो, आप एथिक्स में हो, मेंशन कर सकते हैं। और किस तरीके से इन पर्सनालिटीज़ ने वर्ल्ड में इक्वालिटी, जस्टिस को इंश्योर करने की कोशिश की है, तो वो सभी चीज़ें हमें जानने के लिए जानना ज़रूरी रहेगा। फिर आपका सुमाते क्या है, जो मासादो का एनजीओ है। तो ये सुमाते क्या है, ये भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, कोई एक लाइन में क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रमोट किया था इन्होंने क्या, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो वो डेमोक्रेसी ही नहीं है। फिर किस तरीके से सिविक एजुकेशन दिया इन वेनेजुएला, ये सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी
रहती है। ओके, फिर यूनिटरी प्लेटफॉर्म, तो कोalition ऑफ वेनेजुएलन ऑपोजिशन पार्टीज। तो ये जो यूनिटरी प्लेटफॉर्म है, तो इसमें आपकी जो मासादो जी है और बाकी जो आपके अपोजिशन लीडर है, उन्होंने स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बनाया ताकि जो आपका मादुरो है उनका जो प्रेसिडेंटशिप है उस समय इनको चेक किया जा सके, इनका जो एक्सेसिव यूज ऑफ पावर है या फिर मैनिपुलेशन को रोका जा सके, या फिर मैनिपुलेशन करने से करने के अगेंस्ट एक सेफ्टी वेल्व बनाया जा सके। तो ये सभी चीजें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, की चैलेंजेस रिलेटेड टू द इशू क्या है, तो क्या की चैलेंज है इन वेनेजुएला? तो वेनेजुएला का जो की चैलेंज है वो है डेमोक्रेटिक रिस्टोरेशन करना। किससे? पॉलिटिकल रिप्रेशन से, जो आर्बिट्रेरी अरेस्ट, क्योंकि जो अथॉरिटेरियन रेजिम होती है ना, उनका काम यही होता है कि कोई भी अपोज करे आर्बिट्रेरी अरेस्ट करो, टॉर्चर करो, उनको डरा दो बाकी लोगों को, फिर डिस्क्वालीफाई कर दो ओपोजिशन को, या फिर उनके लीडर्स को जेल में डाल दो। फिर इकोनॉमिक डिवास्टेशन, तो जो इकोनॉमिक डिवास्टेशन देखी जाती है, ऑयल प्रोडक्शन का कोलैप्स है, सैंक्शंस लगाई जाती है, हाइपरफ्लेशन का प्रॉब्लम वेनेजुएला में देखा गया है, पॉवर्टी अफेक्टिंग 80% पॉपुलेशन, तो 80% जहाँ पे पॉपुलेशन पॉवर्टी रीडन है, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे जो सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन होगा वो कितना ज़्यादा अनरेस्ट होगा, कितना ज़्यादा आपका अनस्टेबल होगा। इंस्टीट्यूशनल इरोजन, जो जुडिशरी है, मिलिट्री है, इलेक्टोरल बॉडीज है, इन सभी को क्या करना, भाई एक दो लीडर कंट्रोल कर लेना, तो वो है इंस्टीट्यूशनल इरोजन, की हर इंस्टीट्यूशन का क्या है, अपना जिम्मेदारी है, उस हिसाब से काम ना कर पाना इंस्टीट्यूशनल इरोजन है। इंटरनेशनल डिवीजन अगर देखें तो अभी ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सभी मासादो जी के सपोर्ट में ही है, जो अथॉरिटेरियन रजीम है उसको भी सपोर्ट करते हैं, लाइक कंट्रीज लाइक चाइना हो, ईरान हो, रशिया हो, और जो आपके डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं वैसे नेशन ऑब्वियसली यूएसए, यूरोपियन यूनियन, लैटिन अमेरिका के जो आपके डेमोक्रेसी है वो सपोर्ट करेंगे। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्या है, तो जब अथॉरिटेरियन रूल आती है, इस तरीके से पॉवर्टी आगे बढ़ता है, इकोनॉमी डाउन वर्ड हो जाती है, तो उस इकोनॉमी में फूड, मेडिसिन इत्यादि का शॉर्टेज देखा जाता है। फिर माइग्रेशन का प्रॉब्लम होना, वायलेंस होना, तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो उसमें मासादो जी ने आपके जो पीसफुल ट्रांजिशन है उसमें आपकी भूमिका निभाई है, जिसको कॉम्प्लिकेट किया है बाय द अथॉरिटेरियन रेजिम। फिर आपके इंटरनल ऑपोजिशन में भी फ्रैक्चर्स देखी जाती है, तो इसीलिए चैलेंज आता है। तो अगर ऑपोजिशन पार्टी स्ट्रांग रहती है तो जो रूलिंग पार्टी है वो आपकी उनका जो पावर है वो हमेशा रेस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसपेरेंसी को लाना, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना, ये ऑपोजिशन का रोल रहता है। लेकिन अगर ऑपोजिशन ही वीक है, फ्रैक्चर है, उनके अंदर ही आपके बहुत सारा डिवीजन है, तो उससे क्या है, रूलिंग पार्टी को और सहूलियत मिलती है। तो डेमोक्रेसी के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, ये सभी चीज़ें आप उसमें मेंशन कर सकते हैं इन जनरल। सपोज लीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं आया और इसी क्वेश्चन मतलब इस नोबेल प्राइज़ की वजह से या फिर वेनेजुएला का जो कंडीशन है उस वजह से इन जनरल एक क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, दैट व्हाट आर दी चैलेंजेस दैट अ डेमोक्रेसी कैन फेस्ड। तो उसमें ये चैलेंजेस हम देख सकते हैं एक डेमोक्रेसी में। और इसमें अगर लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस देखें तो सोवरेनिटी का जो आइडिया ऑफ सोवरेनिटी है ऑफ द पीपल, तो अभी वेनेजुएला में पॉपुलर सोवरेनिटी नहीं है। सोवरेन कौन है? अथॉरिटेरियन जो रजीम है, पूरा पावर वही इस्तेमाल कर रही है, एंड पीपल क्या है, बैकफुट में है, जिसको सप्रेस किया जा रहा है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, किसी एक पर्सन या फिर किसी एक लॉबी जो पावर में है उसके इंटरेस्ट में काम हो रहा है। तो इसीलिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इंश्योर करना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे हमारे देश में जो जुडिशरी है वो थ्रू जुडिशियल रिव्यू, थ्रू रिट ऑर्डर क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रोटेक्ट करती है, रूल ऑफ लॉ को एडहेयर करवाने में सफल रहती है थ्रू दिस मैकेनिज्म लाइक जुडिशियल रिव्यू। फिर नेचुरल राइट्स एंड लिबरलिज्म क्या है, तो लिबरलिज्म का मतलब क्या है, आज़ादी, इसके साथ सभी का जो है गुजर बसर होना। नेचुरल राइट्स जो है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, ये सभी को नेचुरल राइट्स कहा जाता है कि एक देश में हर इंसान को राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी होना चाहिए, जैसे हमारे देश के आर्टिकल 21 में है। ओके, बाकी इसमें अगर चैलेंजेस अगर देखें तो क्या कौन से चैलेंजेस या फिर उसका डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं। पॉलिटिकल, आप जब लिखेंगे आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, देन
इस तरीके से पॉलिटिकल चैलेंज क्या है कि आपका ऑथोरिटेरियन वर्सेस डेमोक्रेसी का एक चैलेंज है। तो अभी मासादो जी डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रही है, जो रूलिंग पार्टी में है वो ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज को दिखा रहे हैं। सोशली अगर देखें तो एक सिविल राइट्स का वायलेशन का डर हमें देखने को मिला है कि डर के जरिए सिविल राइट्स वायलेट करने की कोशिश की जा रही है बाई वेनेजुएलन अथॉरिटी। लीगली अगर देखें तो जब गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करने लगती है, लॉ को बाईपास करती है, तो उससे रूल ऑफ लॉ का इरोजन होता है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। रूल ऑफ लॉ रहना जो है काफ़ी ज़रूरी है, ये हम एरिस्टोटल के समय से ही देख सकते हैं। एथिकली अगर देखें तो गवर्नमेंट का मॉरल ड्यूटी क्या होना चाहिए कि लोगों का राइट्स को प्रोटेक्ट करना, देश में इंक्लूसिव डेवलपमेंट को इंश्योर करना। इंटरनेशनली देखें तो बहुत ज़रूरी है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जो भी देश है, जो रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, that needs to play a crucial role in order to protect democracy and fundamental rights and rule of law. देन इकोनॉमिकली देखिए तो जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो नहीं होना चाहिए, जो कैटास्ट्रॉफिक इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शंस है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा रहना, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा रहना 80% तक, तो लोग कैसे एक जो हैप्पी लाइफ है वो प्रॉस्परस लाइफ जी सकेंगे। तो गवर्नमेंट को हमेशा क्या करना है, अपना मॉरल ड्यूटी निभाना ज़रूरी है, ताकि लोगों को क्या हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, एजुकेशन मिले, स्किल का डेवलपमेंट हो, हेल्थ का डेवलपमेंट हो, हाउसिंग का प्रोविजंस हो, ये सभी देखना ज़रूरी है। बाकी अगर खुद से आप घर में पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस में कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कोल्ड वार एरा का आपको जिक्र मिलेगा चैप्टर 1 में। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या होता है, डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है, पॉपुलिज्म क्या होता है, क्या पॉपुलिज्म अच्छी बात है, नो अच्छी बात नहीं है। तो ये सभी जो आइडियाज़ है इनको जानने ज़रूरी है, तभी आप बेटर आंसर लिख पाएंगे। ओके, जो मैंने अभी बताया आपको। इकोनॉमी में अभी पॉवर्टी का जो प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड। ओके, तो अभी आपका जो वेनेजुएला है उसमें प्रॉब्लम क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। तो इसमें आपको जो क्या बेसिक जो आइडियाज़ है वो एनसीईआरटी से आपको मिल जाती है। फिर इसमें अगर देखिए नेक्स्ट वे फॉरवर्ड में हम कर क्या सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन को। देन हम क्या कर सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं ऑपोजिशन को, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, यूनाइटेड ऑपोजिशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल प्रेशर को सस्टेन करना ज़रूरी है, वो बनाए रखना ज़रूरी है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन हो, इज़राइल हमास हो, ये सभी चीज़ें कर्टेल करने के लिए। फिर ज़रूरी है प्रोटेक्शन देना सिविल सोसाइटी को। तो सिविल सोसाइटी क्या होती है, मीडिया हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेजेस हो, अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप हो, तो ये सभी को एक वर्ड में सिविल सोसाइटी कहा जाता है। तो अभी जो सिविल सोसाइटी है या फिर जो सिविलाइज सोसाइटी है, इनको गवर्नमेंट के ऊपर चेक रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए क्या है, सिविल सोसाइटी को फिफ्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, कि 3 पिलर तो सभी को पता ही है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। 4th पिलर जो है वो है मीडिया, जो ब्रिज का रोल प्ले करती है बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। और 5th जो है वो है सिविल सोसाइटी, जिसमें जो आपके एक अच्छी सोसाइटी को निर्माण करने के पीछे रहते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशर देते हैं, गवर्नमेंट को चेक रखते हैं, गवर्नमेंट का जो ट्रांसपेरी है, गवर्नमेंट के काम में ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने का जो दायित्व रहता है वो सिविल सोसाइटी के पास रहता है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट टॉपिक है एक मूवी के बारे में। एग्जैक्टली मुझे मूवी का नाम इसमें कहीं होगा मेंशन, मैंने इसका नाम मिस कर दिया है, लेकिन ये जो आर्टिकल है ये आपकी एक मूवी के बारे में है जो ऑस्कर में जा रही है। और ये मूवी इंडिया एंड पापुआ जो न्यू गिनी है, जो ओशनिया रीजन में एक आपका आइलैंड नेशन है, ये 2 देशों ने मिलके, इन 2 देशों के आपके डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, इन्होंने मिलके बनाया है। और इसमें स्पेशली जो फॉरगेटन इंडियन सोल्जर्स है, जिनका कंट्रीब्यूशन को भुला दिया गया है, या फिर कभी उसको याद रखने की, या फिर उसको उस इंडियन सोल्जर्स का, या फिर उनके जो आपके हमारे देश के जो सोल्जर है उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो शहादत है, या फिर उनका जो मार्टरडम है, उसको कभी दिखाया नहीं गया है। वेस्टर्न जो वार रिलेटेड मूवी है, जबकि जो आपका वर्ल्ड वार है, फिर से मैं कहता हूँ कि ये आपके वर्ल्ड वार के समय, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 के समय हमारे फोर्सेस लगभग
2.5 मिलियन इंडियन फोर्सेस थे, इंडियन पीपल ने सर्व किया था। तो 2.5 मिलियन फोर्स जो है 25 लाख सोल्जर थे। तो ये 25 लाख सोल्जर में से काफ़ी सोल्जर ने आपकी क्या है मार्टरडम हासिल किया, लगभग 1 लाख के अंदर होगा। तो इन सोल्जर्स का आपका इन्होंने मार्टरडम हासिल किया। बाकी जो सोल्जर्स थे उनको प्रिजनर ऑफ वार बना लिया गया, मतलब जैसे जापान के अगेंस्ट फाइट किया था तो हमारे सोल्जर्स ने, तो हमारे सोल्जर्स जो वर्ल्ड वार 1 हो या 2 हो, इंग्लैंड के तरफ से हमने फाइट किया था, मतलब एलाइड पावर के तरफ से। तो हमारे फोर्सेस को कभी भी आपका जो ड्यू रिकॉग्निशन है वो नहीं दिया गया। जो भी वार फिल्म बनी है हॉलीवुड की तरफ से और यूरोप की तरफ से, उसमें हमेशा ही आपका वार को हीरोइज्म, ब्रेवरी, सेक्रीफाइस एंड टैक्टिकल मैन्यूवर को दिखाया गया है। ठीक है, ये दिखाया गया है, लेकिन इसमें जो नॉन वाइट पार्टिसिपेंट है, लाइक इंडियन सोल्जर्स हो या फिर डिफरेंट अदर जो कॉलोनियल नेशंस के सोल्जर थे, उनका जो आपका उनको हमेशा ही नेग्लेक्ट किया गया है या फिर छोटे रोल में दिखाया गया है, जैसे इन्फॉर्मेंट होना, हेल्पर होना, मियर फूडर होना, इस तरीके से दिखाया गया है। हमारा जो रोल है उसको अच्छी तरीके से नहीं प्ले किया गया है। तो इसीलिए क्या है, ये रहा जो मूवी है नाम, द कोर फोकस इज ऑन द फिल्म पापा बुका। तो ध्यान रखिएगा ये मूवी, और आपको अगर मिलता है तो ये देखिएगा। तो पापा बुका पापुआ न्यू गिनी ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर्स। तो ऑफिशियल एंट्री हुआ है इसका ऑस्कर में। पापुआ न्यू गिनी से बना है, लेकिन इसमें आपके जो इंडियन पर्सन है वो भी एसोसिएटेड है, या फिर इंडियन ओरिजिन जो पर्सन है वो भी एसोसिएटेड है, जिसको डायरेक्ट किया गया है बाय नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर डॉक्टर बीजू, या फिर पूरा नाम है इनका बीजू कुमार दामोदरन। तो ये स्पेशली जो जापान ने जो हमारे जो भी फोर्स ने मार्टरडम हासिल किया, वो उनको आपका जहाँ भी इनको आपका फाइनल राइट्स किया गया, वो भी आपके क्या है यूरोप के सोल्जर्स की तरह उनको रिमेंबर नहीं किया जाता है, या फिर जो रेस्पेक्ट देना चाहिए वो नहीं दिया जाता है। लाइक यूरोपियन सोल्जर्स अपने जो उनके ओरिजिनल जो यूरोप के सोल्जर्स हैं उनको जो इज्जत देते हैं, प्लस जो प्रिजनर ऑफ वार रह गए, मतलब जिनको अरेस्ट कर लिया गया, तो इनको क्या किया गया था, ये जैसे जापान ने अरेस्ट किया तो इसको इनको ले जाके आपके पापुआ न्यू गिनी में छोड़ दिया गया, और वहाँ क्या किया गया, इनको आपका काफ़ी इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया गया। जैसे इसमें मेंशन किया गया है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार को फेस किया, एट्रोसिटीज़, फोर्स लेबर को झेला इन्होंने। फिर इनका जो भी मतलब इनके ऊपर आपके अत्याचार की जा सकती थी, एट्रोसिटीज़ की जा सकती थी, वो सभी किया जो एक प्रिजनर ऑफ वार के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रिजनर ऑफ वार को क्या है काफ़ी रेस्पेक्ट के साथ रखा जाता है। तो इसमें जो आपका हमारे जो कहे तो जो ग्लोबल साउथ है, जो ग्लोबल साउथ का जो नैरेटिव है, पास्ट में हो प्रेजेंट में हो, वो नैरेटिव्स जो वेस्ट है वो कभी नहीं दिखाती है, और जो ड्यू रिकॉग्निशन है वो कभी नहीं देना चाहती है। वो चाहे हमारा कोई भी एंडावर हो, किसी भी फील्ड में, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, या फिर आपके टेक्नोलॉजिकल फील्ड में हो, वो हमेशा ही जो कम आंकते हैं, साउथ ग्लोबल साउथ के जो भी कंट्रीब्यूटर्स है उनको कम आंकते हैं। तो इसमें जो एक आप यूरोपियन हो या फिर ग्लोबल नॉर्थ, मतलब जो डेवलपिंग वेस्टर्न नेशन है, उनका जो एक आपका इनजस्टिस है टुवर्ड्स द ग्लोबल साउथ, वो चीज़ें इसमें दिखाई गई है। तो आप एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी आप देख सकते हैं, किसी भी पर्सपेक्टिव से देखें। तो ये आर्टिकल जो है स्पेशली अभी इस पर्टिकुलरली मूवी के ऊपर मेंस में क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन प्रीलिम्स में तो बनेगा ही कि पापा बुका किसने डायरेक्ट किया, या फिर ये जो फिल्म है इसमें क्या स्टोरी दिखाई गई है, किसका नैरेटिव दिखाया गया है। तो प्रिजनर ऑफ वार जो सोल्जर्स है हमारे जिन्होंने मार्टरडम हासिल किया, उनका जो रेस्पेक्ट, जो ड्यू रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उसके बारे में ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में। प्लस मेंस में क्या है, ओवरऑल जो वेस्टर्न जो बारबेरिज्म है, उनका जो बारबेरिज्म था पहले और अभी के समय पे जो नेग्लेक्ट है उनका, फिल्म में हो या फिर आपके डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी हो, उनके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप आप चीज़ों को उस तरीके से समझ के आंसर कर पाएंगे। तो वही चीज़ें इसमें आप सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली भी आपको कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा, ये रहा।
तो ये मेंशन आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या है, चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। बाकी क्या किताब पढ़ेंगे वो भी इसमें मेंशन किया गया है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। तो मैं फिर से आपका इसमें एनालिसिस में 14 या 15 से स्टार्ट करूँगा। बीच के जो भी एनालिसिस मिस है उनको उनका जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो जो सक्सेसिव बाकी एनालिसिस रहेंगी उसमें मैं बता दूंगा। ओके।